हेलो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे और बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला पार्ट है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और हमारा जो लास्ट वीडियो था या जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि हम इस चैप्टर में किस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने क्लोनिंग का प्रोसेस या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस कहा था। और अगर आपको याद होगा तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में हम लोगों ने यूज़ किया था डिज़ायर्ड डीएनए का, यानी डिज़ायर्ड जीन को यूज़ किया था। और डिज़ायर्ड जीन के साथ साथ हमने वहाँ पर एक प्लाज्मिड को भी यूज़ किया था जिसमें डिज़ायर्ड डीएनए को ऐड किया था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर किया था। फिर उसके बाद हमने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया वो भी हमने डिस्कस किया था, ताकि आगे वो जो होस्ट है वो मल्टीप्लाई कर सके और डिज़ायर्ड डीएनए की कॉपी बना सके। और डिज़ायर्ड डीएनए की कॉपी बनने के बाद हमने उस कॉपी से बनने वाले प्रोडक्ट को भी हमने उसकी बात कही थी कि हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी मिलना चाहिए, या तो प्रोडक्ट मिले या सर्विसेज मिले या दोनों मिले, ठीक है, दोनों भी मिल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था और ये भी किया था कि जो होस्ट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो जनरेशन बाय जनरेशन उस डिज़ायर्ड जीन को कैरी कर सके, तो हमें वो प्रोसेस बार बार परफॉर्म ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज शुरुआत करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है एग्जैक्टली बच्चों, एक लाइन में डिफिनीशन में समझते हैं कि जॉइनिंग ऑफ, जस्ट वन सेकेंड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझते हैं क्या है ये। तो जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल, हम मतलब डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को एक साथ हम जो है ज्वाइन करें एंड देन इंसर्टेड इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, और उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम इंसर्ट करें टू प्रोड्यूस अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जिससे एक नए तरह का जेनेटिक मटेरियल बने, नए तरह का कॉम्बिनेशन वाला जेनेटिक मटेरियल बने या नए तरह का जेनेटिक कॉम्बिनेशन बने, तो उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके हमने एक बेसिक फ्रेम को लास्ट क्लास में देख लिया था, आज हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन कुकिंग के प्रोसेस से किया था, अगर आपको याद होगा। तो ठीक जैसा कुकिंग का प्रोसेस होता है, आप मान लीजिए अपने आप को एक मास्टर शेफ हैं और एक बहुत ही शानदार डिश आप बनाने वाले हैं। तो शानदार डिश बनानी है तो आपके पास रॉ मटेरियल भी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, आपके पास टूल्स भी बेस्ट क्वालिटी की होने चाहिए। वैसा ही है, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करना है तो आपके पास टूल्स जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो बेसिक अगर हम टूल्स की बात करें तो हमें तीन तरह के बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। ठीक है, तीन तरह के बेसिक टूल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं देखिए। एक हमें रिक्वायर्ड है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमने न्यूक्लियस एंजाइम का जिक्र किया था। वही न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो एक खास तरह का एंजाइम होता है जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। तो न्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया था हमने कट करने के लिए, यानी डीएनए को कट करने के लिए, जिससे कि हम जो डीएनए हमने सबसे पहले लिया था उसमें हमने जो डिजायर्ड डीएनए है उसको सेपरेट किया था। तो डीएनए को कट करने के लिए जिससे कि हमें डिजायर्ड डीएनए मिल पाए, या प्लाज्मिड को कट करने के लिए जिससे हम उनके कॉम्बिनेशन बना पाए, तो हमें जरूरत पड़ती है टूल की जो इस सीजर की तरह काम करता है, जो है न्यूक्लियस एंजाइम, और इसीलिए उसे मॉलिक्यूलर नाइफ या मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर नाइफ कह लो या मॉलिक्यूलर सीजर कह लो। तो वो क्या करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है, जिससे कि हम डिजायर्ड डीएनए को सेपरेट कर पाए या अलग कर पाए। दूसरा जो हमें टूल की रिक्वायरमेंट होती है वो है क्लोनिंग वेक्टर। हमने क्लोनिंग वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड को लिया था, इकोलाई बैक्टीरिया या कोई जनरल बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को ले सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बड़ा फेमस, PBr322। ठीक है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है PBr322, जिसमें टोटल 4363 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट में एक क्वेश्चन ये बन सकता है। जो फेमस हमारे
सिलेबस में जो प्लाज्मिड लिया गया है उसका नाम है PBR322। अब क्यों नाम दिया गया है ऐसा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसे ऊट पटांग नाम क्यों दिए जाते हैं, उनके पीछे का भी एक रीजन होता है, वो भी हम रीजन आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमें इसमें कुछ खास तरह के कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले जीन प्रेजेंट है। यहाँ पर ग्रीन और ब्लू के फॉर्म में उन्हें मार्क किया हुआ है, आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस नाम जान लेते हैं, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, दो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, आगे डिटेल में इसको देखेंगे। तो पहला हमें रिक्वायर्ड टूल होता है जो मॉलिक्यूलर नाइफ, जो डीएनए को कट करने का काम करे। दूसरा जो रिक्वायर्ड टूल होता है वो है हमारा प्लाज्मिड, जो कि वेक्टर का काम करता है, डिजायर्ड डीएनए को कैरी करता है। कहाँ कैरी करता है? हमारे तीसरे टूल तक। तीसरा टूल कौन है भाई? कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट हम किसे कहते हैं? जो उस प्लाज्मिड को और उस प्लाज्मिड में पाए जाने वाले डिजायर्ड जीन को आसानी से एक्सेप्ट कर ले, उसी को हम कॉम्पिटेंट होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इकोलाई बैक्टीरिया लिया था। अब बात एक आ जाती है, हमें दो नाम याद रखने हैं कि कोई इकोलाई बैक्टीरिया नॉर्मल है, उसमें कोई भी बाहर से प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो वो नॉर्मल इकोलाई कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नॉर्मल इकोलाई, या उसे हम नाम देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो यहाँ पे नॉर्मल इकोलाई या नाम याद रखना, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। और जब उसमें हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है? तब ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन जाता है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल कॉपी में नोट कर लेना, अ सेल कंटेनिंग अ प्लाज्मिड विच बियर अ फॉरेन डीएनए। एक सेल जिसमें ऐसा प्लाज्मिड प्रेजेंट है जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है, उसी को हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं। तो अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करना है तो हमें इन तीन बेसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन से एक बार रिकॉल कर दूं? नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नंबर 2 क्लोनिंग वेक्टर, नंबर 3 कॉम्पिटेंट होस्ट जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चों, हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे, एक एक करके इन टूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट, या बोला जाए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर कह रहे हैं। भाई जनरली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने बात की थी, यहाँ पर वही बात आ जाएगी। हमने न्यूक्लियेज एंजाइम को यूज किया था। ठीक है, कौन सा एंजाइम को यूज किया था? न्यूक्लियेज एंजाइम का यूज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। हमने बोला हम न्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करेंगे, तो ये नाम कहां से आया समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम वो होता है जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, या तो डीएनए को कट करेगा या आरएनए को कट करेगा। तो डीएनए को कट करता है तो उसे डीएनएज बोलते हैं, आरएनए को कट करता है तो उसे आरएनएज बोलते हैं। दोनों ही क्या है? न्यूक्लियेज एंजाइम है। तो एग्जांपल हम लिख लेंगे, अगर डीएनए को कट करेगा तो डीएनएज, और अगर आरएनए को कट करेगा तो आरएनएज। अब बात यहां पर है कि हमें ये जो एंजाइम है ये डीएनए को कहां कट कर रहा है, ठीक है, या आरएनए को कहां कट कर रहा है। तो उसके बेस पर दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज याद रखना है। एक्सोन्यूक्लियेज वो एंजाइम होता है जो डीएनए को किनारे से कट करता है, कॉर्नर से कट करता है, इसलिए उसका नाम है एक्सोन्यूक्लियेज। वो हमारे काम का उतना नहीं है। हमारे जो काम का है वो है एंडोन्यूक्लियस। क्यों एंडोन्यूक्लियस? क्योंकि ये वो एंजाइम है जो डीएनए को कहीं बीच से कट करेगा, और डीएनए को बीच से कट करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एंडोन्यूक्लियस। अब इसका नाम है, हम एक और नाम इसमें जोड़ देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आरई। आरई याद है? आरई, ठीक है, आरई। आरई का काम क्या होता है? काटना।
इस आरी का भी काम है काटना, ठीक है। तो आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंडोन्यूक्लियस की या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जिसका हमें यूज करना है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को एक खास जगह से कट करेगा। जिस खास जगह पे कट करेगा उस जगह को रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। मतलब डीएनए है, डीएनए के एक खास सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई करेगा और वो खास सीक्वेंस इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है या रिकॉग्निशन साइट है, और उसी रिकॉग्निशन साइट पर ये डीएनए को कट करेगा। इस पॉइंट को याद रखना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको मालूम है एक बुचर और एक सर्जन में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या एक बुचर और एक सर्जन में क्या डिफरेंस है? अगर हम सोचने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बुचर एक अनजनरलाइज कट लगाता है और सर्जन बॉडी में एक जनरलाइज कट लगाता है। बुचर जान लेने के लिए कट लगाता है, सर्जन जान बचाने के लिए कट लगाता है। वैसा ही कुछ है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये बॉडी में खास जगह पर या बोला जाए डीएनए में खास जगह पर जनरलाइज कट लगाता है ताकि उसका प्रोसेस जस्टिफाई हो सके, उसका फंक्शन जस्टिफाई हो सके। जैसे यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, नाम है ECOR1 या ECORI भी बोलते हैं हम। जनरली ECOR1 या ECORI दोनों नाम यूज कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप बोल सकते हो, ECOR1 भी बोल सकते हो या ECORI भी बोल सकते हो। तो ये एक एंजाइम है ECORI। अब डीएनए में ये एंजाइम एक खास सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, खोजता है एक खास सीक्वेंस को। कौन सा सीक्वेंस? जहां भी इसे GAATTC मिलेगा, खास सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि यही सीक्वेंस इसके लिए किसका काम करेगा? रेस्ट्रिक्शन साइट का काम करेगा या रिकॉग्निशन साइट का काम करेगा। रिकॉग्निशन साइट का काम करेगा। जब इसे ये साइट मिल जाएगा, ठीक है, जब इसे ये साइट मिल जाएगा तो वहां पर ये डीएनए को कट कर देगा। और डीएनए को कैसा कट करेगा? वो भी एक खास सीक्वेंस में कट करेगा। देखो यहाँ पे ECOR1 यहां से कट किया, इधर कट किया और इधर कट किया। ऐसा कुछ कट करेगा कि इसमें अनपेयर्ड बेसेस बने। ऐसा कट लगाएगा कि इस डीएनए में अनपेयर्ड बेस सीक्वेंस बनते हैं। और जो अनपेयर्ड बेस सीक्वेंस बनते हैं उन्हें कहा जाता है बच्चों स्टिकी एंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ECORI, ECOR1 आप एनसीईआरटी देखेंगे वहां भी मिलेगा। उसने कट लगाया, कट लगाने के बाद वो डीएनए अलग हो गए। तो सम ऑफ द अनपेयर्ड बेसेस यहाँ मिलेंगे, कुछ अनपेयर्ड बेसेस इधर मिलेंगे। दोनों तरफ अनपेयर्ड बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है और इन्हें क्या कहा जा रहा है? स्टिकी एंड। अनपेयर्ड बेसेस बड़े उतावले होते हैं पेयर बनाने के लिए। आसानी से अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिल गया तो बड़ी तेजी से चिपक जाते हैं, पेयर बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें स्टिकी एंड कहा जाता है। तो जब भी अगर कोई जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो अगर कट लगाए और अनपेयर्ड बेसिस बनते हैं तो उन्हें स्टिकी एंड कहा जाता है। समझने की कोशिश करते हैं। दीज आर एंजाइम्स व्हिच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इनटू फ्रैगमेंट। ये डीएनए को एक खास स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं जिसे हम रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। मतलब these enzymes are restricted to cut the DNA at that particular site। उस पर्टिकुलर साइट पर डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए नाम है RE, restriction endonuclease। They belong to a class of enzyme known as called as nuclease। ये न्यूक्लियेज एंजाइम के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इन 1963 में सबसे पहले two enzymes that restrict the growth of bacteriophage in E. coli were isolated। E. coli में सबसे पहले दो एंजाइम आइसोलेट किए गए थे जो सिक्रीट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं E. coli में और बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। जब उन्हें
एक्सट्रैक्ट किया गया तो पता चला एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। उनमें से एक जो एंजाइम था वो डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, और दूसरा जो है वो डीएनए को कट करता है, और उसे नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये खास जगह पर डीएनए को कट करता है। आज तक लगभग, अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें तो लगभग 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज में से, यानी अलग अलग बैक्टीरियाज पर जो रिसर्च हुई है उनमें से खोजा गया है। सो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आज तक खोजे जा चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछता है भाई, टेस्ट में भी मिलेगा, याद रखना। सो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आज तक खोजे जा चुके हैं। ये पॉइंट को हमें याद रखना है, ठीक है। तो एक हमने नाम बताया ई कोराई नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, इसी को डिस्कस करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ई कोराई हमने बोला ऐसा ऊट पटांग नाम क्यों है, हालांकि प्लाज्मिड का भी नाम ऊट पटांग है, उसको भी देखेंगे, ई कोराई का भी नाम ऊट पटांग है। तो नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों है, क्योंकि ये डीएनए को एक खास जगह पर कट करेंगे जिसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। तो इनका नाम कैसे पड़ा है भाई, ये याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। ई कोराई को अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट लेटर है ई स्टैंड्स फॉर, जो फर्स्ट लेटर है ई स्टैंड्स फॉर वो जीनस जिसमें से इस एंजाइम को सबसे पहले खोजा गया था। यानी जिस बैक्टीरिया में जिस एंजाइम को हमने बोला ना 230 स्ट्रेन में से 900 एंजाइम अभी तक खोजे जा चुके हैं, तो उसमें किस बैक्टीरिया में सबसे पहले खोजा गया था, उसके जीनस का नाम ई कोलाई, सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया में खोजा गया था, तो इस्चीरिया फॉर ई उसके जीनस का नाम। दूसरा जो सेकंड और थर्ड लेटर है ये उसके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फोर्थ लेटर है वो उसके स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो फिफ्थ लेटर है वो उसके रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि कितने सीक्वेंस में, यानी कौन से नंबर पे इस पर्टिकुलर एंजाइम को खोजा गया था। मान लेते हैं जैसे ये तो फर्स्ट नंबर पे ही मिल गया, ई कोराई 1, ठीक है, नाम है इसका। अगर कोई 10th नंबर पे मिलता है तो ई कॉर 10 नाम होता है ना। तो वो सीक्वेंस के सैंपल, ये जो एंजाइम है ये कौन से सीक्वेंस नंबर पे एक्सट्रैक्ट किया गया था। सो द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन में से कौन से नंबर पे इस एंजाइम को निकाला गया था और जो है आइसोलेट किया गया था। सो फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, ये पॉइंट याद रखना है। जीनस किसका, इस एंजाइम का जीनस थोड़ी है, वो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जिसमें से इस एंजाइम को निकाला गया है। द फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, द सेकेंड टू लेटर इंडिकेट स्पीशीज। जो सेकेंड टू लेटर है वो किसको इंडिकेट करते हैं, स्पीशीज को ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस बैक्टीरिया को जहां से इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया। एग्जाम्पल ई कोलाई कम्स फ्रॉम ई कोलाई RY13। RY जो है RY13 जो है स्ट्रेन है, और 1 उसका सीक्वेंस नंबर है कि किस सीक्वेंस नंबर पे इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। हम पहले जो हमने डिस्कस किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्सोन्यूक्लियस विच कट द डीएनए फ्रॉम एंड, किनारे से डीएनए को कट करता है, इसलिए नाम है एक्सो, यानी बाहर की तरफ से। एंडोन्यूक्लियस दे कट द डीएनए विदिन, मतलब स्पेसिफिक पोजीशन विदिन द डीएनए। ये डीएनए को एक खास जगह पर कट करते हैं, और जिस खास जगह पर कट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। एक खास तरह के साइट पर कट करते हैं जिसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट। जैसे यहाँ पर GAATTC, ठीक है, GAATTC,
और यहाँ भी हमें दिख रहा है, तो ई कोलाई इसको कट करेगा तो हमें मान लीजिए एक वेक्टर डीएनए है और एक फॉरेन डीएनए, ये प्लाज्मिड का है और ये फॉरेन डीएनए, तो उसे जोड़ने के लिए हमें दोनों में स्टिकी एंड चाहिए, दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड चाहिए, तो लाइगेज एंजाइम इनको आसानी से जोड़ पाएगा, ठीक है। सो कट करने के लिए हमें जो न्यूक्लियस एंजाइम है या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसी की जरूरत पड़ती है। तो ये याद करना है, एक खास जगह पर कट करता है। कैसे कट करता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन इधर से कट करेगा, यहां, इधर से यहां, यहां से कट किया इधर, इधर से यहां, तो हमें जो है कुछ अनपेयर्ड बेसिस यहां मिलेंगे, कुछ अनपेयर्ड बेसिस यहां मिलेंगे। इसी को स्टिकी एंड कहा जाता है, एनसीईआरटी देखेंगे। अब अनपेयर्ड बेसिस हैं तो इनको जोड़ना आसान है, तो स्टिकी एंड को जोड़ना आसान होता है। अगर मान लेते हैं इफ सपोज, ठीक है, इफ सपोज अगर ये डीएनए को ऐसे बीच से कट करता है, स्ट्रैंड को बीच से कट करता है, या हो सकता है ये एंजाइम ना करे, कोई दूसरा एंजाइम कट करे, तो अगर कोई दूसरा एंजाइम किसी सीक्वेंस को ट्रांसवर्सली कट करता है, एक तरफ से पूरा एकदम ऐसा काट दिया कि कोई भी अनपेयर्ड बेस नहीं बन रहे हैं, तो उसे कहा जाता है ब्लंट एंड, ठीक है, याद रखना है क्या कहा जाता है, ब्लंट एंड। तो दो तरह के एंड बनते हैं, एक स्टिकी एंड बनता है, एक ब्लंट एंड बनता है। ब्लंट एंड में कोई भी अनपेयर्ड बेस सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, ऐसा एक्रॉस काटा है पूरा, ठीक है। स्टिकी एंड में अनपेयर्ड बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। तो किसको ऐड करना आसान है भाई, किसको जोड़ना आसान है? हमने बोला था अनपेयर्ड बेसिस बड़ी तेजी से चिपकते हैं। ब्लंट एंड को जोड़ने के लिए इसे बदलना पड़ेगा किसमें, स्टिकी एंड में, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है ऐसा एंजाइम यूज करो जो डायरेक्टली स्टिकी एंड बनाता हो। तो ब्लंट एंड को ऐड करने के लिए हमें उसे स्टिकी एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर हम उसे जो है दो डीएनए को आसानी से जोड़ पाएंगे। तो कोई ऐसा अगर एंजाइम है जो ब्लंट एंड बनाता हो और कोई दूसरा एंजाइम हो जो स्टिकी एंड बनाता हो, तो हमारी चॉइस क्या होगी, स्टिकी एंड बनाने वाले एंजाइम को चूज करना, एक स्टेप कम होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था वो नाम दिया गया हिंद-2, ठीक है, हिंद-2 सबसे पहला। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये जिस बैक्टीरिया से जो है आइसोलेट किया गया है उसका नाम है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक है। ये बैक्टीरिया से, तो हेमो और इन, हिंद-2 नाम है, ठीक है। ये सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया। अब ये एक पॉइंट आ गया कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है जहां पर ये कट करेगा वो रेस्ट्रिक्शन साइट कैसा होना चाहिए। So it cut DNA at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. Generally 4 to 6 base pair होते हैं, सभी 6 बेस पेयर नहीं होते, जैसे हमने बताया GAATTC वो 6 बेस पेयर का है। तो जनरली 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी को कट करते हैं। जहां ये कट करेंगे उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन साइट कहा जाता है। जैसे हमने बोला यहां पर देखेंगे ई कोलाई GAATTC को कट करेगा, ये क्या बना रहा है, ये स्टिकी एंड बना रहा है। हिंद-3 AAGCTT को कट करेगा, ये भी स्टिकी एंड बना रहा है। बाम H1 GGATCC को कट करेगा, ये भी स्टिकी एंड बना रहा है। हे3 की बात करें, हे3 GGCC को कट करेगा, याद रखना 4 बेस सीक्वेंस हैं, और ब्लंट एंड बना रहा है। ALU1 AGCT को कट करेगा और ये भी ब्लंट एंड बना रहा है। तो दो तरह के हैं, हमने बोला ALU1 और हे3 प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड, ये ब्लंट एंड बनाते हैं। बाकी जो हमने एग्जांपल देखे हैं वो स्टिकी एंड बनाते हैं। स्टिकी एंड को जोड़ना आसान है क्योंकि वो आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री बेस से अटैच हो जाएंगे। ब्लंट एंड को जोड़ने के लिए हमें उसे स्टिकी एंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
The restriction endonuclease recognize a specific palindromic sequence. तो ये restriction site कैसा होना चाहिए भाई? palindromic होना चाहिए. palindromic मतलब आगे से पीछे और पीछे से आगे रीडिंग जो है बराबर आनी चाहिए. जैसे हम लोग बात करते हैं ना मलयालम, ठीक है, मलयालम इधर से पढ़ो तो मलयालम, इधर से पढ़ो तो मलयालम. तो ऐसे जो लेटर्स होते हैं उन्हें पैलिंड्रोमिक कहा जाता है, यानी किसी भी साइड से पढ़िए वो सेम प्रोनाउंसिएशन जाएगा. तो वैसे ही होते हैं हमारे रिकॉग्निशन साइट, जहां भी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखेगा मतलब वो किसी न किसी एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है. जनरली जो रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं वो सभी पैलिंड्रोमिक मिलते हैं, ठीक है. आगे से पीछे पढ़ेंगे तो भी इक्वल और पीछे से आगे पढ़ेंगे तो भी इक्वल. It has sequence of base pair that read the same on two strand in 5 to 3 डायरेक्शन में भी और 3 to 5 डायरेक्शन में भी हमें सेम पढ़ने को मिलेगा. क्या पढ़ने को मिलेगा भाई? जो पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस होगा. और वही पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस क्या होगा? इनके लिए वो पॉइंट होगा जहां पर ये कट करेंगे. इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आ जाता है, ध्यान से लिखेंगे. क्या बोल रहा है? नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन बॉटनी में, याद रखना. क्या बोल रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर. ऑप्शन दिया था एट द सेंटर, कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन साइट को बीचों बीच से काटेगा. तो बीचों बीच से नहीं काटता, सेंटर के थोड़ा दूर से काटता है. तो ऑप्शन आया था ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट वहां गलत था, ठीक है. अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा दूर से कट करता है. ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे हमने देखा GAATTC, तो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से दूर से कट करता है, सेंटर पे एग्जैक्ट कट नहीं करता. बट बिटवीन द सेम टू बेसिस द अपोजिट स्ट्रैंड, अपोजिट स्ट्रैंड में सेम बेसिस, यानी G और A के बीच में यहां भी कट कर रहा है तो यहां भी G और A के बीच में ही कट करेगा. दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग एंड एंड जिसे स्टिकी एंड कहा जाता है, जिसकी वजह से अनपेयर्ड बेसिस हैंग करते हुए मिलते हैं, और उन अनपेयर्ड बेसिस जो हैंग कर रहे हैं उन्हीं को स्टिकी एंड कहा जाता है, याद रखना है. दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस. अगर इनको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिल जाए तो उसके साथ ये क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के पेयरिंग कंप्लीट कर लेंगे. तो इसीलिए हमने बोला था, याद रखो, कि जिस एंजाइम से हम डिजायर्ड डीएनए को कट करेंगे उसी एंजाइम का यूज करेंगे प्लाज्मिड को कट करने के लिए. अगर हम सेम एंजाइम यूज करेंगे तभी इनके स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, और उनको जोड़ना एक बहुत भारी काम हो जाएगा जो आसानी से संभव नहीं है. तो दिस स्टिकनेस फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज. तो डीएनए लाइगेज जब इनको जोड़ेगा, ठीक है, डीएनए लाइगेज जो जोड़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को आसानी से जोड़ सकता है. मान लीजिए ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, दोनों को हम जोड़ सकते हैं आसानी से, और दोनों को जोड़ने के बाद हम आसानी से इसे यूज कर सकते हैं. हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है. सो व्हेन कट बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और तभी पॉसिबल है जब हम उन्हें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, क्योंकि सेम एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट में जो स्टिकी एंड होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री होने पर उन्हें ऐड करना, उन्हें जोड़ना आसान हो जाता है, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री होने पर उन्हें जोड़ना आसान हो जाता है. ये पॉइंट हमें याद रखना है बच्चों, ठीक है. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे. तो आज हमने एक टूल के बारे में डिस्कस किया. कौन से टूल के बारे में? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिस्कस किया. बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, फैक्ट ध्यान में रखना, और इन फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और 100% आता है, ठीक है. चलिए फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.